और कब तक देखेंगे एक यूथ जो है उसने खुदकुशी कर ली इसी बात को लेके कि उसके बाप को जो है तनख्वाह नहीं मिली, वो रेगुलर नहीं हुआ। आखिरकार कब तक, जब लोगों की जानें चले जाएंगे तब। इस पे ध्यान दिया जाता है और वहाँ ज़्यादा जो एम्पल। 370 सर, मैं आपको टोकना चाहूँगा, 370 के बाद क्या हुआ है? देखिए 370। भाई में ये गरीब जो दिन की मजदूरी भी सर कोविड के चलते नहीं कर सकता, तो वो आखिरकार कहाँ जाए? देखिए ये तो कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसके बारे में भी भाजपा सरकार ने आज तक नहीं सोचा। और दूसरी बात करें कैजुअल लेबर्स की बात करें या फिर डेली वेजर्स की बात करें, वो हमेशा सड़कों पे होते हैं और क्वेश्चन किया। डिलिमिटेशन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाजरीन, बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो रूलिंग पार्टी पे कहीं ज़्यादा सवालात उठे हैं और लोग जो हैं कहीं ना कहीं नाखुश भी हैं रूलिंग पार्टी बीजेपी सरकार से। तो इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं अल्ताफ़ ठाकुर, जो कि बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन। शुक्रिया रजत साहब। सर, सवाल ये रहता है कि अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो आए दिन जो है सवाल उठते रहते हैं बीजेपी पे आखिरकार क्यों टारगेट बनाया जा रहा है बीजेपी को? देखिए जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, आपने देखा होगा कि एक पुरानी कहावत है, जिस पेड़ पे ज़्यादा मेवा होता है उस पे ज़्यादा पत्थर पड़ते हैं। बीजेपी ने वही काम किए। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में देश की कमान संभाली है, तब से आज तक देखिए कितनी प्रो पीपल स्कीम्स या प्रो पोर स्कीम्स उन्होंने लाई है। आप देखिए मुफ्त गैस उन्होंने दे दिया। बुज़ुर्ग लोग जिनको 200 रुपये मिलते थे उनको 1000 रुपये मिलता है आज। अभी देखिए किसान निधि योजना, किसानों को पैसा मिल रहा है। और ख़ासकर देखिए कोविड में जो पिछले पहले वाली लहर थी, तब 7 महीने का उन्होंने मुफ्त राशन दिए थे और इसमें भी उन्होंने दिवाली तक मुफ्त राशन दिए। ऐसे अनेकों इनगिनत उन्होंने स्कीमें लागू की या डेवलपमेंट के। आप देखिए कश्मीर में आज पहली बार आप देख रहे हैं कि थर्ड टायर जो पंचायत राज सिस्टम है, जो पैटर्न है, आज पहली बार आपको कंप्लीट लगा। आपकी बेसिक जो है 5 सरपंच, उनका इलेक्शन सक्सेसफुली हुआ। आपका बीडीसी हिस्ट्री में पहली बार यहाँ हुआ। और आपके डीडीसी इलेक्शन ये भी हिस्ट्री में पहली बार। इस पीछे की सारा जो एक्सरसाइज थी उसका मकसद था कि जम्मू कश्मीर जो पिछले 70 साल से वंचित रहा यहाँ विकास और डेवलपमेंट के, आज वो डेवलपमेंट प्रोसेस जो बेसिक जो हमारी गाँव है, गाँव से उन्होंने शुरू कर दिया। आज आप देखिए किसी भी सरपंच के पास जाइए, उसके अकाउंट में 25 लाख 23 लाख रुपए उन देहातों के लिए जिनको आज तक नज़रअंदाज किया गया था। यही वजह है कि जो ये पैटर्न ऑफ गवर्नेंस यहाँ लागू किया गया, उससे कुछ मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ को उनको इरिटेशन भी हो रही है और उनको ये डेवलपमेंट मॉडल देखकर फ्रस्ट्रेशन लाजमी है। जो दूसरी पार्टियाँ, अपोजिशन जो पार्टियाँ होता है, उनको तो इल्ज़ाम लगाना ही लगाना है। अपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लोगों का सवाल है सर। लोगों का सवाल है क्योंकि देखो, आप डेवलपमेंट की बात करी सर, जम्मू से मेन हाईवे जो, आप उनकी हालत देखिए। देखिए हाईवे की आपने बात की, 2022 का उसको टारगेट किया गया था। और ये भी आप देखिए जब से मोदी जी ने गवर्नमेंट संभाली है, उस हाईवे पे किस तेज़ी के साथ काम चल रही है। और ये भी जानते हैं जोग्राफिया बहुत कठिन है। जो सड़क बनती जा रही है, आपकी काजीगुंड से श्रीनगर की सड़क कंप्लीट इसी रजीम में कंप्लीट हुई। आपकी जम्मू से उधमपुर वो कंप्लीट। और आप चनानी टनल आपकी इनाग्रेट की गई। और आपकी आने वाली जो कुछ दिनों में जो टनल इनाग्रेट हो रही है, बानीहल जो टनल है, वो भी इसी रिजीम ने कर दी। और 24 घंटे इस सड़क पे काम चल रही है। और 2022 का इसका टारगेट दिया गया और उस टारगेट को पूरा करके 2022 तक वो सड़क। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि ऑल वेदर सड़क इसको बनाया जाए ताकि 24/7 इस पर ट्रैफिक रही। हम भी जानते हैं कि बड़ी कठिन हालात में जब सरमा होता है तो कश्मीर में बड़ी मुश्किलें पैदा होती है और 4-4 5-5 दिन वो सड़क बंद रहती है, ट्रैफिक बंद रहता है। लेकिन मोदी जी ने उसको प्रायोरिटी बेस पे लेके इस सड़क को कंप्लीट कराने में जो टारगेट दे दिया है, उस टारगेट को हम मुकर्ररा वक्त पे कंप्लीट करके जम्मू कश्मीर को एक 4 लाइन जो सड़क देनी है उसको उसमें कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये भी देखिए आज की सड़क और पुरानी वाली जो उस पर काम कर रही थी, आज उसमें बड़ी तेज़ी के साथ उस पर काम हो रही है। आप बात करें, देखिए आपकी अंदरूनी सड़कें आज सारी मैग्नेटाइज हमने कर दी है, इस गवर्नमेंट ने कर दी है। और ऐसी अनगिनत जो कामें हैं वो कंप्लीट हो रही है। लेकिन जहाँ तक नेशनल हाईवे, देखिए हमारी टॉप प्रायोरिटी रेलवे और नेशनल हाईवे ना 2022 का इस पर हमने टारगेट देखा और इस पर हमको कंप्लीट करें। लेकिन जो जोग्राफिया वहाँ भी वो कठिन है, उस हिसाब से काम उसी हिसाब से थोड़ा सा कहीं
पहाड़ गिराती है, कहीं आती है, इसलिए थोड़ा सा इसमें मुश्किलें भी आती है। लेकिन मैं आपकी वसादत से कहना 2022 हमारा टारगेट है और 2022 हम कंप्लीट करेंगे। सर बात करें महंगाई की तो महंगाई में बड़ा है इजाफा हुआ है। बात करें पेट्रोल की, बात करें डीजल की, बात करें गैस सिलेंडर की, तो इसमें क्यों आखिरकार इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई? जबकि भाजपा सरकार ने कहीं वादे किए थे ये करेंगे वो करें, मगर महंगाई में एक गरीब जो दिन की मजदूरी भी सर कोविड के चलते नहीं कर सकता, तो वो आखिरकार कहाँ जाए? देखिए, ये तो हमेशा मार्केट की रेट अप डाउन होती रहती है और आपने देखा कि पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली कोविड ने सारी दुनिया के साथ साथ जो इस देश की इकोनॉमी को भी डाउन कर दिया। अब पेट्रोल की जो आप कीमत कर रहे हैं, आप डीजल की, वो हमेशा शेयर मार्केट पर निर्भर करता है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ और मेरी भी ख्वाहिश यही है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो कम हो जाए, डीजल की कीमत कम है। लेकिन हमेशा शेयर मार्केट पे ही इसका डिपेंड होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए अब जो रेट आपको 2024 में मिलेगी वो आज नहीं मिलेगी। नेचुरली रोज अब सारी जगहों पे बढ़ोतरी होती है और मामूली बढ़ोतरी होती है, लेकिन सबसे बयान मुद्दा है जो मुल्क की जीडीपी है उसको ग्रोथ कराना, उसको बढ़ाना, ये सबसे बड़ा टारगेट। और जबकि एक ब्रेक सी लगी थी यहाँ डेवलपमेंट और जीडीपी ब्रेक लगी थी कोविड की वजह, सारी दुनिया के साथ साथ हमारे देश में भी और हुआ था। इसलिए कुछ चीज़ों पर अगर महंगाई बढ़ गई है, हमारी यही कोशिश रहेगी कि मिनिमम रेट पे जो यहाँ चीज़ें हैं जो हमने वादा किया है उनको वापस पे लाया जाए। जैसे कोविड ख़त्म होगा सारी नॉर्मल सी आ जाएगी और हमारी यही कोशिश रहेगी कि मिनिमम रेट पे यहाँ जो एशिया खाने की चीज़ें जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको नीचे ला के, ताकि एक आम शहरी उस तक उसको आसानी हो और वो इन चीज़ों को खरीद सके। सर एक दूसरा सवाल है, लोगों का सवाल है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसके बारे में भी भाजपा सरकार ने आज तक नहीं सोचा। और दूसरी बात करें कि जो लेबर्स की बात करें या फिर डेली वेजर्स की बात करें, वो हमेशा सड़कों पे होते हैं और कहीं ना कहीं 15 से 20 सालाना उनकी ड्यूटी हो गई है, अभी तक उनके बारे में भी नहीं सोचा। जबकि बीजेपी के लीडरान से हमने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा ये चोर दरवाजे से आए। तो 20 साल उन्होंने ड्यूटी दे के आखिरकार अब वो कहाँ जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को लगाया किसने और किस पॉलिसी के तहत लगाया। अब डेलीवेजर्स की बात करें, देखिए हमने उनको ऑनलाइन कर दिया है और इस प्रोसेस का हमने आगाज़ कर दिया। और जहाँ तक लगाने की बात है, मैं क्या ये खाली वोट बैंक के लिए इनको लगाना था? आगे इनका फ्यूचर क्या होगा, किस पॉलिसी के तहत उनको लगाया गया था, उस वक्त उन पार्टियों ने नहीं सोचा जिन्होंने लगाई। अब ये आज की गवर्नमेंट पर एक बर्डन आ गया है, क्योंकि उन पार्टियों ने इलेक्शन के दौरान, जहाँ तक मेरी नॉलेज में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली उन्होंने ऑनरेडियम 50 रुपये रखा है, जो स्कूलों में चौकीदार के काम करते हैं। लेकिन ये कोई जॉब पॉलिसी नहीं थी। लेकिन हमारी यही कोशिश रही है और हमने ऑनलाइन करके भी उनको, देखिए फ्यूचर में देखते हैं उनके लिए कोई अच्छा स्टेप होगा। और हमें भी इस बात का एहसास, आखिरकार कब तक देखेंगे? एक यूथ जो है उसने खुदकुशी कर ली इसी बात को लेके कि उसके बाप को जो है तनख्वाह नहीं मिली, वो रेगुलर नहीं हुआ। आखिरकार कब तक? जब लोगों की जानें चले जाएंगे तब? देखिए, बड़ा दुख हमें भी है कि उस यूथ ने खुदकुशी की है क्योंकि उसके बाप को तनख्वाह नहीं मिली है। लेकिन जम्मू कश्मीर की आप देखिए, यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है और यहाँ का रेवेन्यू क्या है, इस बात को भी हमें देखना पड़ता है। जबकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जम्मू कश्मीर सारा डिपेंडेबल सेंट्रल गवर्नमेंट पे है। इस बात को कहीं तनख्वाह 1 महीने में मिलती है, 1 महीने में, लेकिन खुदकुशी इसका कोई इलाज नहीं है। उनको सामने आके उनको गवर्नमेंट के साथ बात करनी थी। और इस बात का भी हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होती है, कठिनाई ये होती है, मुश्किलें होती है, लेकिन खुदकुशी इसका इलाज नहीं है। गवर्नमेंट ने उस बात को संजीदा ले लिया, नोटिस ले लिया और जो तनख्वाहें उनकी रुकी पड़ी थी उन तनख्वाह को उन्होंने रिलीज़ कर दिया। सर आजकल पढ़े लिखे नौजवान PhD करके घरों में बैठे हैं, उनके लिए भी कोई पॉलिसी नहीं? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा जो यूथ, जो आज के हमारे पढ़े लिखे यूथ है, उनको जॉब न मिलना और यहाँ बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह 370 थी। क्योंकि आप देखिए दूसरे स्टेटों में देखिए, वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स पे ध्यान दिया जाता है और वहाँ ज़्यादा जो 370, सर मैं आपको टोकना चाहूँगा, 370 के बाद क्या हुआ है? देखिए, 370 सबसे ज़्यादा रुकावट थी डेवलपमेंट में। और यहाँ की जो यूथ्स की हमेशा शिकायत रही कि बेरोजगारी रही है, एम्प्लॉयमेंट का जो इशू था, 370 उसमें सबसे बड़ी रुकावट थी। क्योंकि बाहर से कोई कंपनी या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं आता था जो 200, 300 या 1000 यूथ्स को यहाँ जॉब दिला सकता था। वो सबसे बड़ी 370 हटने के बाद कंटिन्यू 2 साल कोविड की वजह से सारा डिस्टर्ब रहा। लेकिन तब भी हमने 50,000 नौकरियों का वादा किया और उसमें आपने क्लास 4 का भी देखा, बैंक का भी देखा। अभी 800 और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलेंगे। और जहाँ तक मैं नॉलेज रखता हूँ,
50,000 ही नहीं, 1 लाख से ज़्यादा यूथ उसको हम गवर्नमेंट सेक्टर में एडजस्ट करेंगे। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि बाहर से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ आए और यहाँ के यूथ उसको जॉब मिले। बात करें नौकरियों की तो नौकरियों का सही है। जब फायर सर्विस में जॉब लगी थी तो कहीं ना कहीं वहाँ भी कहा गया था कि करप्शन की है यहाँ पे, और बल्कि जो भाजपा सरकार है दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ये वादा किया गया था कि करप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्या लगता है किस हद तक ये सही है? देखिए, वो आप लोगों से पूछ ली, 370 हटने के बाद एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हमने लाई है, लेकिन जो यहाँ नासूर पैदा हो गया था, जो इसकी जड़ थी, उसमें पिछले 70 साल से कंटिन्यूस चल रहा, और थोड़ा टाइम उसमें लगता है इस वबा को दूर करने के लिए। और आप देखिए, कल भी आज भी मैं सुबह सुन रहा था, शायद म्यूनसिपलिटी के 3 बड़े अफसर उनको भी करप्शन के केस में उनको भी सस्पेंड किया गया, और ऐसे अनेकों केस देखने को मिली। लेकिन हम भी अभी इस देख रहे हैं कि कहाँ किस तरह से कौन कौन इस करप्शन में इन्वॉल्व हो। जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हमने करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई, हम उसी को आगे लेके चलेंगे। जिसने भी करप्शन किया है, जो भी करप्शन करता है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, किया डिलिमिटेशन की बात, देखिए, डिलिमिटेशन प्रोसेस गवर्नमेंट ने शुरू कर दी और बहुत जल्द उसको कंप्लीट भी हुआ। आज डीसी साहिबान की मीटिंग है, क्योंकि डिलिमिटेशन वक्त की बहुत अहम ज़रूरत थी। कुछ 8 नई सीटें जो थी, 7 सीटें जो बढ़ रही है, उनकी एडजस्टमेंट भी थी। और आज पहली बार एससी को रिजर्व सीटें 3 मिली है, उनकी भी एडजस्टमेंट थी। और वक्त की बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत थी, क्योंकि जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो ना विद इन डिस्ट्रिक्ट रहती थी, ना विद इन का, उसका कुछ हिस्सा उधर होता था, कुछ हिस्सा इधर था। इसलिए डिलिमिटेशन प्रोसेस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। डिलिमिटेशन प्रोसेस बहुत जल्द कंप्लीट होगी, यही उम्मीद करेंगे। और आने वाले जो वक्त में डिलिमिटेशन प्रोसेस ख़त्म होती है, मुझे लगता है कि आज से हमें इलेक्शन की तैयारी शुरू करनी चाहिए, जैसे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अभी शुरू कर दी है। डिलिमिटेशन प्रोसेस ख़त्म करके इलेक्शन का बिगुल भी बैठने वाला, और यही हम चाहते हैं कि बहुत जल्द इलेक्शन हो और यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही अच्छी तरीके से लोगों को डेवलपमेंट और लोगों की बेहबूदी के लिए काम कर सकते हैं। सर, 24 तारीख को जो मीटिंग बुलाई है भारत के प्रधानमंत्री ने, क्या लगता है किस चीज़ पे ज़्यादा गौर व फिक्र होगा? देखिए, जम्मू कश्मीर के बहुत इशूज़ है। आज प्रधानमंत्री जी ने खुले दिन से और खुले मन से जब इन लोगों को बुलाया, मुझे लगता है कि इन्होंने भी बहुत अच्छा यहाँ से मुजाहरा करके उसमें जाने का फैसला किया, क्योंकि बड़े इशूज़ है, डिलिमिटेशन है, आने वाले इलेक्शंस और ऐसे बड़े इशूज़ जम्मू कश्मीर है। क्योंकि बार बार हर पार्टी की यही मांग रही है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो, और यहाँ ब्यूरोक्रेसी ने बेड़ा यहाँ गर्क कर दिया है, क्योंकि लोगों की सुनवाई नहीं रही। उसके लिए बेहतरीन इलाज यही है कि प्रधानमंत्री से मिले, उनको इस बात से बाखबर करे, उनको कहे कि जम्मू कश्मीर की हालात क्या है। ऐसे बड़े इशूज़ है। तो आर्टिकल 370 के बारे में कुछ सोचा जा सकता है? देखिए, 370 एक गैर आइनी दफ़ा थी, और गैर आइनी दफ़ा को कानूनी तरीके से हटाया गया। 370 आना या 35 वापस आना ये नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक गलत दफ़ा को जायज़ तरीके से हटाया गया। अब 370 35 एक राग अपना खुद वो लोग जानते हैं कि ये वापस नहीं आएगा। अब वो पार्टियां जो 370 पे बात करना चाहती है, उन्होंने ही कल जब वो लोगों के पास जाते थे और वहाँ वो लॉजिक देते थे कि सुप्रीम कोर्ट में है केस, आज जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस लिया, तो उनके पास कौन सा लॉजिक है कि वो इस इशू को डिस्कस करें? कहीं ना कहीं सर ये जम्मू कश्मीर का हक छीना गया है, आप इस बात को मानते हैं? नहीं, जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अटूट अंग था, और आज भी जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग। अब 370 की वजह से यहाँ बड़ी परेशानी हो रही थी, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, यहाँ एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमेशा रही, और जम्मू कश्मीर में 370 से कुछ फैमिलीज़ को फ़ायदा मिल रहा था। जनरल जो पब्लिक है उनको कभी उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों को मिला। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का पहले से, जब से भारतीय जनता पार्टी वजूद में ही, तब से तो हमारे टॉप एजेंडा पर यही था कि 370 को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर को बाकी रियासतों की तरह बराबर का जो दर्जा है वो दिया जाए। जहाँ तक आप बात कीजिए, देखिए, आप एक आम शहरी को पूछिए, कोई फ़ायदा नहीं है उनको 370 की वजह से। और मुझे लगता है कि आज के डेट में 370 कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, वो एक बार चला गया, और मुर्दे जो है वो कभी ज़िंदा नहीं होते, वो वापस नहीं आते, मुर्दे वापस नहीं आते। चलिए सर, एक आखिरी सवाल के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ आपकी वजह से। देखिए, कोविड में भी हमने बहुत अच्छे काम किए। हमने एक 1.5 साल के उर्से के अंदर एक नया हेल्थ स्ट्रक्चर आपको दे दिया। आपके कोविड हॉस्पिटल्स बनाए, आपको यहाँ
लगभग सारे एसडीएच बड़े हॉस्पिटल तो थे ही पहले फैसिलिटेटेड, जो एसडीएच लेवल के हॉस्पिटल उनको भी कोविड फैसिलिटेटेड हॉस्पिटल बनाया। और हमने पंचायत में हर जगह, हर एक पंचायत में 5-5 बेड आपके वेलनेस सेंटर बनाए। इस तरह से आपकी सड़कें देखिए, आप देखिए, आप किसान निधि देखिए, आप जितने भी स्कीमें हमने यहाँ लागू कर दी है। और हमारी यही कोशिश रहे कि जम्मू कश्मीर के यूथ को जॉब मिले, जम्मू कश्मीर के यूथ को डेवलपमेंट मिले। और मैं आपकी वसादत से फिर एक बात दोहराना चाहता हूँ, कोविड की वजह से जो प्रोसेस थोड़ी रुकी हुई थी, धीमी पड़ गई थी, अब ये भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और आपको डेवलपमेंट भी मिलेगी और आपको जॉब भी मिलेगी। चलिए सर, शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे बीजेपी के अल्ताफ़ ठाकुर साहब, कहीं मुद्दों पे इनसे बातचीत हुई। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।